औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फ़िक्र व नज़र के साथ मैं हूं सलीम मुग़ल। आज हमारी खुशकिस्मती है, हमारे दरमियान एक ऐसे मेहमान हैं जिनका मीडिया के हवाले से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सिर्फ मीडिया के हवाले से कंट्रीब्यूशन कहना गलत होगा, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मीडिया के लिए नज़रियाती हवालों से और पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस और पाकिस्तान की आइडेंटिटी के लिए जितना काम उन्होंने किया है, मेरा ख्याल है बहुत कम प्रोड्यूसर्स ने किया होगा। नाज़मुद्दीन पाकिस्तान टेलीविज़न पे प्रोड्यूसर हुआ करते थे और इन्होंने अपने वक्त में बहुत से प्रोग्राम किए, फिर न जाने इन्हें क्या सूझी, ये पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए। बरसहा बरस बाद अब जब पाकिस्तान आए तो मुख्तलिफ़ जगहों पे इनके लिए प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। कल आर्ट्स काउंसिल में भी इनके एजाज़ में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ जिसमें मीडिया की बहुत सी अहम शख्सियात शरीक हुई, बहुत सी तकारीर हुई, लोगों ने पुरानी यादों को ताज़ा किया। मेरा नाज़मुद्दीन साहब से ख़ास ताल्लुक़ है और वो ये है कि जब नाज़िम साहब पाकिस्तान टेलीविज़न में प्रोड्यूसर थे, मैं उस ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न में बतौर मुआवन प्रोड्यूसर जॉब किया करता था। और ये इत्तफाक भी हुआ कि मुझे बहुत से प्रोग्रामों में नाज़िम साहब को असिस्ट करने का मौका मिला और मैं इनके करीब रहा, इनको काम करते हुए देखा। मैं हैरान होता था, इस कदर इन्वॉल्व हो जाते थे अपने प्रोग्रामों में, इतना चीज़ों को इन डेप्थ सोचते थे, भागते थे, दौड़ते थे। और ये उस अहद के उन प्रोड्यूसर्स में से हैं जिन्होंने म्यूज़िक को, ड्रामे को रिजेक्ट किया और अपने लिए डॉक्यूमेंट्रीज़ के शोबे को मुंतखब किया। और डॉक्यूमेंट्रीज़ में इन्होंने गैर मामूली काम किए, लेकिन हम अभी आपको डॉक्यूमेंट्रीज़ की तफसील नहीं बताएंगे, बल्कि हम चाहेंगे कि जब उनसे गुफ्तगू हो तो वो ख़ुद ही उनका हवाला दें। नाज़मुद्दीन साहब आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़िम साहब, सबसे पहले तो ये बताएँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न के इतने मारूफ, इतने अच्छे प्रोड्यूसर, इतने बड़े बड़े प्रोग्रामों को प्रोड्यूस करने वाले, जिसमें आपके जो आज भी लोगों को प्रोग्राम याद होंगे, चेहरे है, जिसमें आपके प्रोग्राम जो है वो बाबुल इस्लाम, जिसमें आपका प्रोग्राम तफ़हीम दीन, जिंदाबाद पाकिस्तान, और एक सीरीज़ है प्रोग्राम्स की, तो अचानक क्या सूझी कि आप छोड़कर चले गए? बात दरअसल ये है, पहले तो मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये मौका दिया मुझे कुछ बात करने का, आपके व्यूवर्स से ख़िताब करने का। तो वजह ये बनी थी कि यहाँ के हालात मैं कभी नहीं जाना चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी के मसाइल शुरू हो गए थे, वो उसकी इब्तिदा थी, इंतहा का अभी भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये है कि मैंने ये सोचा कि बच्चों के लिए अब ये जगह मुनासिब नहीं रहेगी, थोड़ा इनको बाहर ले जाकर मैं इनके लिए कुछ तालीम का, बेहतर तालीम का बंदोबस्त कर सकूं, इसलिए मैं यहाँ से गया। मुझे वरना यहाँ से जाने का कोई शौक़ नहीं था। तो आप ये बताएंगे, पहले तो वो मकसद अचीव हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद अचीव हो गया, हो रहा है। बच्चे माशाल्लाह अपने ट्रैक पर हैं। आप जब यहाँ थे तो पीटीवी अकलौता चैनल था, लोग चाहें ना चाहें इसी चैनल को देखना पड़ता था, इस एतबार से बहुत बड़ी व्यूवरशिप थी। तो जो लोग भी इस चैनल पे प्रोग्राम करते थे, चैनल तो नहीं कहना चाहिए, एक मुकम्मल भरपूर टीवी, उस वक्त सेटेलाइट तो खैर नहीं था, लेकिन माइक्रोवेव नेटवर्क के ज़रिए भी हम बहुत बड़ा जो है वो टेलीविज़न नेटवर्क था हमारा। और उसके बाद फिर ये हुआ, आप चले गए और बाद में फिर बहुत सारे चैनल्स आ गए, सेटेलाइट की दुनिया आ गई। तो अब तो इस कदर चैनल्स हैं, इस कदर चैनल्स हैं, ख़ुद पाकिस्तानी चैनल्स की तादाद भी 80-85 से ज़्यादा है। आप बताएं कि क्या फ़र्क देखते हैं उस अहद के टीवी में और आज के टीवी में, और उस वक्त के पीटीवी में और आज के पीटीवी में? देखिए, उस वक्त भी जो टेलीविज़न था वो असल में, क्योंकि वो एक अकलौता था, तो इसलिए जो हमारे जो टारगेट व्यूअर होते थे हम उनको सामने रखते थे, हर किस्म के। उसमें बच्चे भी होते थे, उसमें बुज़ुर्ग भी होते थे, उसमें औरतें भी होती थी, उसमें एंटरटेनमेंट के लिए हम म्यूज़िक भी रखते थे, उसके अंदर राग रंग भी होता था, कव्वाली भी होती थी। हर व्यूअर को मद्देनज़र रख के प्रोग्राम तरतीब दिए जाते थे। सबसे पहली बात यह है, जो आज बिल्कुल नहीं हो रहा, उसमें किसी किस्म का नहीं, बच्चों का कोई प्रोग्राम आप मुझे बता दीजिए अगर है, सारा का सारा जो ज़ोर है वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामे पे है।
वो या फिर न्यूज़ और करंट अफेयर के प्रोग्रामों पे, इसलिए कि लोग उसको देखते हैं और रेटिंग के चक्कर में उसमें फंस गए। हमारा जो मतलब टेलीविज़न था वो फैमिली व्यूइंग के लिए था। आज भी हमें फ़ख्र है कि टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न जो है, जो अब भी है, वो अपने आप को फैमिली टेलीविज़न कहता है, इसलिए कि बाकी जो चैनल हैं वो मैं नहीं समझता कि वो फैमिली के एक साथ बैठ के देखने के लिए। मैं कनाडा में रहता हूँ, हम अपने बच्चों की जब तरबियत करते हैं, कहते हैं हम ऐसे और ये और मुसलमान और पाकिस्तानी, और वो जिस वक्त इशारा करते हैं किसी दूसरे चैनल की तरफ कि ये आप इसमें देख रहे हैं कि ये खातून जो हैं ये स्लीवलेस पहनी हुई हैं, ये जो कैट वॉक हो रही है और ये जो हो रहा है, ये सब क्या चीज़ है, हमारे लिए उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। नाज़िम साहब, ऐसा नहीं है कि मल्टीनेशनल ने जिस तरह के प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करना शुरू किया तो फिर उसी प्रोग्राम के प्रोड्यूसर्स भी ज़्यादा आ गए, परफॉर्मर भी ज़्यादा आ गए और वही ऑन एयर होने लगे, तो नतीजा ये हुआ कि ग्लैमर में तो इजाफा हुआ, खुराफात में इजाफा हुआ, मकसदियत कम हुई। क्या ये मेरे कमेंट्स ठीक हैं? आपके कमेंट्स बिल्कुल, मैं 100% कहता हूँ कि ये है। मल्टी नेशनल आए और उनके कुछ टारगेट्स थे और वो उसको अचीव करना चाहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त ड्रामे के तारिक मिराज साहब, उनको कहा गया बाहर के लिए, वो एक प्रोडक्शन कर रहे थे, कि इसके अंदर ख़वातीन जो हैं वो सब वो दिखानी है आपने स्लीवलेस। उसने मना कर दिया। उसने कहा मैं अपनी स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से करूँगा। वो उनका इसरार था कि जी आप वो जो है वो करें। तो मेरा ख़्याल है कि ये हुआ है कि बाकायदा तौर के ऊपर इस बेहूदगी को जो है फैलाया जा रहा है। एक बात मैं आपके प्रोग्रामों के हवाले से और कहूँगा कि जब मुझे तो चूँकि आपके प्रोग्राम याद हैं और मैं अगर उनको देखना शुरू करता हूँ तो उसमें मुझे ज़्यादातर प्रोग्राम वो नज़र आते हैं जो अपनी मट्टी से जुड़े हुए हैं, अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अपने नज़रिए से जुड़े हुए हैं। क्या ये मेरा तासुर ठीक है? बिल्कुल आपका ये सही है, इसलिए कि हम चंद प्रोड्यूसर जो हैं ख़ास तौर पे मतलब इस बात का ख्याल करते थे कि जो भी चीज़ की जाए उसमें कोई मकसदियत हो। अगर मकसदियत नहीं है तो वो फिर क्या है, ड्रामा चलेगा, ठीक है, हम बड़े मशहूर हो जाएंगे कुछ दिन के लिए, वो एक जो एक कहानी रिवायती लेके और वो कर लेंगे कुछ अदाकारों की मदद से और वो, लेकिन जो चीज़ मतलब डॉक्यूमेंट्री में अगर हम करेंगे वो मेरी अपनी तख्लीक होगी, मेरी अपनी रिसर्च होगी, मैं उसको मतलब तमाम तहक़ीक़ किताबों से वो करके मैं सामने व्यूअर के लेकर आऊँगा। तो इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि मैंने वो तमाम प्रोग्राम किए कि जिनका ताल्लुक़ इस ज़मीन से था, पाकिस्तान से मुताल्लिक़, ख़ास तौर पे सिंध से मुताल्लिक़, क्योंकि मेरा स्टेशन कराची था, तो सिंध में बेशुमार तारीख़ी नौइयत की आसार मौजूद हैं, तो उनकी तरफ आपके बहुत सारे प्रोग्राम को अवार्ड्स भी मिले, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले, कुछ उनके बारे में बताएंगे आप? जी, इसी हवाले से जब आप बात कर रहे हैं ज़मीन से जुड़े हुए, तो मुझे 1988 में वैसे तो मैं कर रहा था, मैंने शुरू कर दिया था अपने अक्स तामीर, नक़ूश, उसमें यहाँ की इमारतें और ख़ास तौर पे और सकाफ़त जो है सिंध की उसको हाईलाइट करते थे हम। लेकिन 1988 में थर में खुश्क साली थी और वो एक मतलब डॉक्यूमेंट्री का एक फेस्टिवल पीटीवी कर रहा था, तो उसमें ये हुआ तय कि भाई यहाँ कराची क्या वो पेश करेगा। तो सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्री इकबाल अंसारी साहब को एलोकेट की गई। 3 महीने, क्योंकि 3 महीने का हमारे सहमाई होती थी, उन्होंने 3 महीने के बाद जवाब दिया कि जी मैं ये नहीं कर सकता। उसके बाद आरिफ राना साहब को एलोकेट की गई, उन्होंने 3 महीने बाद उन्होंने जवाब दे दिया। फिर उसके बाद अब्दुल करीम बुलोच साहब ने ये बेड़ा उठाया और नूरुद्दीन साहब को, कैमरामैन को किया, 2-3 उन्होंने चक्कर लगाए, उसके बाद वो उन्होंने रख दिया। तो फाइनली
मैंने रिक्वेस्ट की, उस वक्त इमाम साहब होते थे हमारे प्रोग्राम्स, हाँ अमीर इमाम साहब प्रोग्राम्स मैनेजर, उनसे दरख्वास्त की, मैंने कहा ये मुझे दे दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने वो मुझे एलोकेट कर दी, और आप यूँ समझिए कि कुल मुझे उसको करने में, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद शामिल थी। बल्कि मेरी फैमिली की, मेरे वालिद साहब की, वालिद साहब की, हाजी फजल करीम साहब को मैं कभी नहीं भूल सकता। जो कुछ उन्होंने जिस मोहब्बत से पूरा मतलब थर का उन्होंने रैकी करवाई हमें, और जिस मोहब्बत से, तो वो आपसे हमें उसमें, मैं बेशक अभी इस वक्त कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। अच्छा, वो किया हमने, और वो कुल टोटल 12 दिन लगे थे। रैकी को निकाल दीजिए, उसके जो 4-5 दिन थे, 12 दिन में वो शूट किया था मैंने, और उसके बाद कोई 5 दिन या 7 दिन में वो उसको एडिट किया था, और उसका जो पैच वर्क था कराची में 1-8 दिन लगाया है, 1-2-3 दिन भिटशा और सिंध के इंटीरियर में। कुल टोटल मैंने जब उसका हिसाब लगाया तो 1 महीने में वो डॉक्यूमेंट्री अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई। यहाँ से तैयार होके उसी ज़माने में मेरा बच्चों का एक प्रोग्राम था, क्योंकि होनहार, और बल्कि इत्तेफाक से वो आप लिख भी रहे थे वो, और वो मुंतखब हुआ था प्री जूनिस यूथ फेस्टिवल एक होता था जर्मनी में, बिल्कुल म्यूनिख में, तो वहाँ के लिए मुंतखब हुआ था वो। तो वो लेके मैं वहाँ गया हुआ था, डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करके ये मैं दे के चला गया। खैर बहरहाल मैं वापस आया, और आने के बाद ये कोई सितंबर या नवंबर में सिडनी के अंदर एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, इसमें 32 मुल्क होते थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड जैसे मुल्क भी शामिल होते थे। तो उसमें ये डॉक्यूमेंट्री पेश की गई, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको पहला डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड, न सिर्फ पहला अवार्ड मिला, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान में उस वक्त जो 9 बजे का न्यूज़ बुलेटिन है हमारा पीटीवी का, बहुत ज़्यादा देखा जाता था, और उसमें बड़ी अहम खबर के तौर से ये अनाउंस किया, बिल्कुल अनाउंस किया गया था, और मतलब ये कि ये बताया गया था, गो कि ये खबर आ गई थी जीएम के पास मेरे, और जीएम साहब ने मेरी प्रोड्यूसर्स मीटिंग के अंदर ये ख़बर देनी मुनासिब नहीं समझी। उन्होंने मुझे कमरे में बुला के ये ख़बर सुनाई थी कि जी ये आज आप रात को देख लीजिएगा, ये रात को वो चलेगा। लेकिन ये है कि इस डॉक्यूमेंट्री के बाद जब ये मैंने बनाई थी सलीम, अजीब बात ये है कि जिस वक्त मैंने उसको प्रीव्यू करवाया, हमारे बहुत सारे दोस्त देख रहे थे जो होते थे, उसमें उन्होंने इसका बाकायदा तौर के ऊपर इसको इस तरीके से देखा, अरे इस थर ये है, ये तो इसमें तो ये है, ये तो है नहीं। उन्होंने कोई इसके अच्छे रिमार्क्स नहीं दिए। मुमताज़ मिर्ज़ा साहब वाहिद हमारे सिंधी स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे कहा तुम फिक्र नहीं करो, इसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, तुम बेफिक्र हो जाओ। और उनकी बात फिर सच निकली, और इस डॉक्यूमेंट्री को बड़ी पजीराई मिली, बहुत पजीराई मिली बेशक। और इसी साल में एक और मैंने ये होनहार मैं लेके गया था, इसी साल में ये फिर डॉक्यूमेंट्री को मिला। एक और बड़ा अहम प्रोग्राम मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा, मैंने बड़ी ही मोहब्बत से वो किया था, मैंने और ज़ियाउर रहमान ज़िया, वो उन्होंने स्क्रिप्ट किया था। आप ज़मीन से जुड़ी हुई बातों की बात कर रहे हैं, वो था निशाने राह के नाम से। ये वो ज़माना है जब ज़ियाउल हक़ साहब ने जश्न आज़ादी को एक बहुत बड़ा इवेंट बना दिया था, और एक मतलब पूरी कौम के अंदर एक रूह फूंक दी थी। हम भी उससे मुतासिर होकर हमने एक आइडिया फ्लोट किया कि जी हमारे जो शायर हैं, जो हमारे कौमी निशानात हैं, उनको जो है उनकी तारीख़ और वो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में पेश की जाए। कौमी परचम, कौमी फूल, कौमी एजाज़ात, सिक्के, करेंसी नोट, कौमी ज़बान, कौमी खेल, मतलब इस किस्म के तमाम शायर 10 हमने चुने। और उसके बाद ये 4 या 5 अगस्त से ये 15-15 मिनट के थे, 14 अगस्त तक ये चले। और उसके बाद 15 अगस्त को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसको सराहा गया, इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा। और मैं ये समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख़ में इन तमाम कौमी निशानात को बाकायदा तौर के ऊपर वो फिर हमने डॉक्यूमेंट किया।
और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दिखाया था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है, इन प्रोग्रामों की बहुत पजीराई हुई थी, बहुत तारीफ़ें हुई थी। अच्छा, यहाँ एक बात मेरे जहन में आ रही है नाज़िम साहब, उस वक्त आप देखें, आपने ऐसे बहुत से प्रोग्राम शुरू किए, जिस तरह मैंने बताया कि ज़मीन से जुड़े हुए और अपने नज़रिए से जुड़े हुए, जैसे तफ़हीम दीन। मैं लोगों से अक्सर ही कहता हूँ कि अब ये जो हम आलिम ऑनलाइन और दूसरे जितने प्रोग्राम देखते हैं, ये उसी का रिफ्लेक्शन है ना जी। उसमें वो जो रिवायत मुस्तहकम हुई थी कि अच्छे उलमाए कराम को बिठाकर और फ़िक़्ह के और दूसरे पेचीदा मसाइल पर बात करना, और वो क्या खूबसूरत प्रोग्राम थे। आपको याद होगा मौलाना अब्दुल कुद्दूस हाशमी साहब आया जैसे कद के, हसनैन काज़मी साहब उसको, हसनैन काज़मी तो अब तो होस्ट करते थे, लेकिन वो बहुत अच्छा और बहुत पसंद किया जाने वाला प्रोग्राम था। उसमें मैं एक बात बताऊं, बुनियादी तौर के ऊपर वो इकबाल हैदर ने वो शुरू किया था। मैं इकबाल हैदर का नाम लेने लगा था अभी जी। वो इंतहाई मतलब ये कि बामकसद प्रोग्राम करने में मैं अगर कहूँ तो उन जो हमारे बैच में उनसे बेहतर कोई भी नहीं था। ड्रामा तक अगर उन्होंने शुरू किया, वो दायरे उन्होंने शुरू किए अहादीस और कुरानी आयत के ऊपर लेकर, और वो आखिर में वो उसको बताया करते थे। ये उनका आइडिया था, और इसमें पहली दफ़ा ये जुर्रत की गई थी कि किसी एक मकतब, हम तो ये करते थे ना सेगमेंट में कि जी अच्छा किसी अहले सुन्नत वाले को बुला लिया, उससे तकरीर करवा ली 12 रबीउल अव्वल को, और मुहर्रम के ज़माने में किसी शिया आलिम को बुला के बात कर ली। इस प्रोग्राम में पहली दफ़ा ये हुआ कि शिया और सुन्नी आलिम जो हैं वो साथ बैठते थे, हर फ़िक़े के, अहले हदीस भी आते थे, वो हर फ़िक़े के लोग आते थे, बैठते थे, और वो जो है मतलब ये कि मिलके जवाब दिया करते थे। आप सही कह रहे हैं कि ये आलिम ऑनलाइन और दूसरे प्रोग्राम जो हैं वो उनकी ऑफशूट्स हैं। तो ये ज़िक्र जारी है और ये ज़िक्र जारी रहेगा। एक मेरा चूँकि अपना बच्चों से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा, यानी मैंने बच्चों के एक माहनामे आँख मचोली का मुदीर रहा, इसी तरीके से मैं यूनिसेफ के साथ बच्चों से मेरा कंसर्न बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रोग्राम हम करते थे होनहार, उसमें हमें बच्चों की तरबियत बड़ी पेश नज़र रहती थी कि उनको हमने क्या कंटेंट देना है। ठीक है ना, आपको याद होगा हम इस प्रोग्राम का आगाज़ ही शेख सादी की हिकायत से करते थे। तो वो कहानी किसी अंदाज में कोई बात हो रही है और उसके अंदर एक मैसेज मौजूद है। फिर इसी तरह उसके और जो बकिया चीज़ें थी उसमें हम ये बहुत जहन में रहता था कि हम बच्चों की तरबियत कर रहे हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सरों पर है। हमने एक ऐसा स्क्रिप्ट देना है जिससे ये बच्चे अच्छे पाकिस्तानी बने, अच्छे मुसलमान बने, अच्छे शहरी बने। ये सारी बातें जहन में रहती थी। लेकिन अब तो हमने ये देखा है कि आप बाहर से आए हुए कार्टून्स को डब करके दिखा दिया, कुछ अल्लल्ले तल्लल्ले गाना, नाच गाना, ये वो, लगता है कोई मकसदियत नहीं है इसके पीछे। नहीं, अब मकसदियत है, लेकिन अब बाहर के लोगों के लिए अब उनके मकासद पूरे हो रहे हैं जी। अब बुर्का एवेंजर अगर चलता है तो उसके अंदर आप देख लीजिए, उसमें क्या कुछ नहीं दिखाया जाता, वो सारी चीज़ें होती हैं। ये नहीं होता, ये मकसद नहीं होता, वो मकसद होता है लोगों को राह से हटाने का। ये वो मकसद है। हम तो होनहार करते, कोई भी बच्चों का प्रोग्राम होता था उसमें बच्चों की तरबियत हमारी या तो ये है कि वो उनसे कुछ सीखे, कुछ हासिल करे। ये तो आइडिया ऐसा था कि इसके अंदर हमने रखा ही ये था कि एक किताब, एक मैगजीन बच्चों का जो होता है उसके अंदर मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स होते हैं, वो उसको हम 2-2, 3-3 मिनट और 1-1 मिनट के सेगमेंट्स में लेते हुए 25 मिनट वो उसको किया करते थे। खैर बहरहाल अब बच्चों का कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा, बच्चों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। और बच्चे जिस तरह इस वक्त मैं देख रहा हूँ, बच्चों को हमने बैरूनी एनिमेशंस और उस पर छोड़ दिया है जो बहुत खौफनाक कंटेंट लेकर चल रहे हैं, बहुत खौफनाक है। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इस सिनेरियो में मैं और आप जो है वो बहुत ही आउटडेटेड, दकियानूसी कुछ लग रहे हैं। हम ऐसी बातें कर रहे हैं, हम दीन की बात करते हैं, नज़रिए की बात करते हैं, बच्चों की किरदार साजी की बातें करते हैं, तो लगता है कि नए अहद में कुछ हम फिट नहीं हो रहे हैं। अच्छा जनाब, एक प्रोग्राम का जिक्र नहीं आएगा तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, और वो प्रोग्राम था, आपने किया था चेहरे। बिल्कुल सही है। चेहरे में मुझे अच्छी तरह याद है जो शख्सियात आई थी उसमें जनाब बड़े पाकिस्तान के नाम थे, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, गुल जी, आज़र ज़ूबी और राशिदी साहब, जस्टिस कदीर साहब, अबुल लैस साहब, कैसे कैसे लोग थे। उनमें से बेशतर शख्सियात तो रही भी नहीं इस दुनिया में, और इनको आपने बुलाया था। लेकिन इसमें आपने एक बहुत बड़ा जो काम किया था कि आपने अब्दुल सत्तार ईदी को पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया था।
लोग उसको पहले ऐसे नहीं जानते थे बिल्कुल, और एदी साहब आना भी नहीं चाहते थे। ये कहानी तो जरा बताएं, ये क्या थी? अच्छा, मैं इस कहानी को बताने से पहले क्योंकि वो रह ना जाए, अभी हम मजहबी प्रोग्रामों पे बात कर रहे थे, तफ़हीम दीन की आपने बात की। हमें खुलफाए राशिदीन के जो दिन आते थे उनके ऊपर जब प्रोग्राम करने के लिए दिए जाते थे, हज़रत उमर फ़ारूक के ऊपर या हज़रत उस्मान के ऊपर या मोहम्मद बिन कासिम के 10 रमज़ान के ऊपर एक तकरीर हो जाया करती थी, 2 लोग आके बात कर लिया करते थे। जब मुझे ये प्रोग्राम एलोकेट हुआ तो उसमें मैंने ये सोचा कि इसको मतलब हम इससे क्यों नहीं निकाल सकते, हम कोई ज़रूरी है कि एक आदमी आए और बात करे और सिर्फ वो अपनी तकरीर करके चले जाए, इसको लोगों के देखने के काबिल बनाया जाए। तो फिर बाबुल इस्लाम जैसे मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ बहुत अच्छा कि उसमें फिर हमने उसको पूरी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म की, कोई उसमें टॉकर नहीं था, सारा का सारा मोहम्मद बिन कासिम का वहाँ से सफ़र, यहाँ तक आना, उसकी फतह, सारी चीज़ें, उसमें जो पोर्शन था कुछ उसमें हमने ड्रामेटाइज किया था, अनवर कमाल ने उसमें रोल किया था मोहम्मद बिन कासिम का। तो मुराद ये है कि हम सब चीज़ें कर सकते हैं और हमने कोशिश की और वो हुई, और उसके ऊपर मुझे अप्रिसिएशन लेटर भी मिला था हेडक्वार्टर। खैर, आप बात कर रहे थे अब्दुल सत्तार ईदी की। मैं 1985 में ट्रांसफ़र होकर जिस वक्त कोयटा से कराची आया तो मुझे सबसे पहला प्रोग्राम चेहरे दिया गया। चेहरे में होता ये था, उसका मुख्तसर सा फॉर्मेट मैं आपको बता दूं कि किसी एक ऐसी शख्सियत को हम इनवाइट करते थे कि जिसका अपनी फील्ड में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, बेशक, और उसके ऊपर बात करने के लिए 3-4 लोग मुंतखब करते थे जो उस पर बात करें, उसके काम पे बात करें। खुशबख्श शुजाअत जो हैं वो उसको कंपेयर थी उसकी। तो ये जब मैं यहाँ आया तो अक्सर अखबार उठा के मैं देखता था कि जी वो उसके बाद वो वहाँ से लाश उठाई, उन्होंने ईदी के लोग आए, ईदी साहब ने उठाई, ये करा। तो मैंने कहा ये आदमी कौन है जो ये सब कुछ करता है और ये सारा कुछ ये। तो मुझे बड़ा इश्तियाक हुआ और मैंने कहा कि जी इसको बुलाया जाए। बहरहाल इसमें हमारे दोस्त अमीन मेमन क्योंकि वहीं रहते थे, उनसे मैंने दरख्वास्त की, तो उन्होंने उनसे मिलवाया मुझे, और मैं उनके पास गया तो उन्होंने बिल्कुल टोटली रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, इसलिए कि मैं इसको बेकार समझता हूँ, मैं अपने काम को अहमियत देता हूँ। उनको समझाया, उनको कहा कि इससे आपका जो काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा तक़वियत होगी और लोगों को, और वो आगे आएंगे। वो राज़ी हो गए, आए, प्रोग्राम किया, उसमें पीर मोहम्मद कालिया, उसके अंदर डॉक्टर आरिफ, उसमें उस वक्त के अब्दुल सत्तार अफगानी मरहूम मेयर जो थे वो आए, उसके अंदर मकबूल जली साहब सहाफ़ी के तौर पे, उन्होंने उनके काम पे बात की। उन्होंने जब वो प्रोग्राम चला तो उसके बाद की कहानी अब आप ख़ुद सुना दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप उसके गवाह हैं कि खालिद नियाज़ साहब का किस तरह आपके पास टेलीफोन आया और उन्होंने क्या कहा था। हाँ बेशक, मैं तो मेरी ऑफिशियल एलोकेशन तो नहीं थी आपके साथ, लेकिन आपको याद होगा जब मेहमान आते थे तो मैं स्टेज पे चढ़ के उनसे कुछ गुफ्तगू करता था और आप इतनी देर में उनके इंसर्शन बना लिया करते थे, नीचे जो ऑडियंस के आप। तो मुझे याद है उस प्रोग्राम में भी, गुल जी के और कई प्रोग्रामों में मैंने उसमें आकर इस तरह गुफ्तगू की थी। तो जब ये प्रोग्राम हुआ एदी साहब का और ऑन एयर गया, तो उसके बाद मेरे अंकल मरहूम मेरे दोस्त के अब्बू थे, उनका इंतकाल हो गया, खालिद नियाज़ साहब, और उस कराची की बड़ी मारूफ शख्सियत थे। हाँ, तो उनका फ़ोन आया कि मैंने तुम्हारा प्रोग्राम देखा और मैंने इतने एक खासी बड़ी रकम का उन्होंने जिक्र किया कि मैंने फ़ौरन भिजवाई, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो खैर खालिद नियाज़ साहब का फ़ोन आया, लेकिन एदी साहब ने मुझे खुद कहा, मैं चूँकि उनकी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए जाता रहा और मैंने फिर हवाला दिया कि मैं वही हूँ जो चेहरे की टीम में नाज़िम साहब के साथ था, सलीम। वो कह लगे भाई, तो शुरू में, अब तो उनका हाफजा ज़रा साथ नहीं देता, लेकिन वो उन दिनों में मुझसे कहते थे कि भाई हमारे काम को तो जो एकदम ज़मीन से आसमान पे चला गया वो आपके प्रोग्राम की वजह से किया। हाँ, ये बात एदी साहब ने मुझसे कई दफ़ा कही। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। नहीं, उसमें फिर हम ईदी साहब के इस प्रोग्राम के बाद जब ये हो गया तो पीर अली मोहम्मद राजदी को हम लेकर आए। सिंध की सियासत का और उस वक्त की सियासत का, जब पाकिस्तान बन रहा था, बहुत बड़ा नाम है वो, और वो कहीं नहीं आते थे। बेशक, उनको हम लेकर आए। इसी तरीके से वो एक पूरा एक हल्का था जो हमने कवर किया, और एक बहुत बड़ा गुलजी
गुलजी को लेकर आए, वो आप गवाह हैं उसके। आजरजू भी आए उसके अंदर, डॉक्टर अब्दुल्ला सिद्दीकी, जस्टिस कदीरुद्दीन अहमद, अदा जाफरी, ये वो लोग थे कि जो अपने अपने शोबों में बहुत कदावर। और बात यह कि इस प्रोग्राम के हवाले से अगर हम ये बात ना करें तो नाइंसाफ़ी होगी कि महज प्रोग्राम नहीं थे, बल्कि हमने इनको रोल मॉडल बनाकर पेश किया था अपने नौजवानों और अपने लोगों के सामने कि देखें, जो अपनी ज़िंदगी को मकसद बना लेते हैं और जो अपना तन मन धन सब लगा देते हैं किसी एक कॉज के लिए, तो वही लोग बड़े आदमी बनते हैं। तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि एक मकसदियत हमेशा पीछे रहती थी। हाँ, सबके न रहती हो तो कम से कम ये अल्लाह का शुक्र है उसने हमें, आपको, हमारे दोस्त इकबाल हैदर और ऐसे चंद प्रोड्यूसर थे जिनके अंदर ये एक दर्द रहता था कि अगर हमें एक मौका मुयस्सर आ ही गया है कि हम मीडिया के ज़रिए करोड़ों लोगों से बात करें, तो हम ऐसी बातें किया करते थे और ये बातें वाकई प्रमोट हुई। मैं समझता हूँ इस पर जितना भी हम आपको खराज तहसीन पेश करें वो कम है। आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर आप कनाडा चले गए, वहाँ भी प्रोडक्शन की? कनाडा में मैंने कुछ थोड़ा सा काम किया, प्रोडक्शन भी की मैंने, टाइम भी हायर करके, और उसके बाद प्रोग्रामिंग भी की जीवे पाकिस्तान के नाम से। उसके अलावा जो मुख्तलिफ शोज़ और इवेंट्स होते थे, बेबी शो वगैरह हो रहा है, बदर मुनीर चौधरी हमारे दोस्त अखबार पाकिस्तान निकालते हैं, नवाए वक्त से मुताल्लिक़ थे, वो मुझे साथ में इन्वॉल्व कर लिया करते थे। आजकल जियो के साथ में और वो काम करते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है जिस वक्त वो पहली अपनी तकरीर करते थे उसमें, और मेरा जब वो हवाला देते थे कि जी हमारे साथ पाकिस्तान टेलीविज़न के वो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने नीलाम घर किया और जिन्होंने ये करा वो, आप यकीन करें हमेशा मेरी उनसे लड़ाई हुई, हमेशा इसको मैं कहता हूँ ये क्यों, मतलब आप मुझे नीलाम घर से क्यों मंसूब कर देते हैं। ठीक है, मैं था उसकी टीम में, मैंने किया वो प्रोग्राम, लेकिन मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी है वो। मैं उससे कोई खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, उसमें तारिक अजीज़ का था। मेरे आप डॉक्यूमेंट्री का जिक्र क्यों नहीं करते? उनका ये कहना था कि भाई बात यह है कि लोग जो है ना वो पॉपुलर चीज़ की तरफ जाते हैं और पॉपुलर चीज़ देखते हैं, ये बड़ा हमारा अलमिया है। सलीम ये बताएं नाज़िम साहब, प्रोग्राम बिल्कुल अपने अख्ताम पे पहुंच चुका है, जी तो चाह रहा है आपसे बहुत सी बातें की जाएं और माजी की उन यादों को कुरेदा जाए, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। मैं सिर्फ आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि ये जो एक सैलाब सा आ गया है मीडिया का, और ऐसा लगता है कि इसका मकसद नौजवानों को नाचने गाने, एक मखलूत मुआशरा जो है उसको क्रिएट करने के अलावा और लोगों को ज़िंदगी के बड़े मकासद से दूर रख कर उनके विजन को कम तर करने का जो एक मिशन लेकर ये मीडिया आया हुआ है, कोई इसे देखने वाला नहीं है, कोई इसको मॉनिटर करने वाला नहीं है, कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है जो इसके सामने जो है वो बन बांधे। क्या हल तजवीज़ करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो अभी हम बात कर रहे थे उसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं अपने काम के हवाले से कि मैंने अब वेबसाइट अपनी एक क्रिएट की है, मेरा अपना नाम नाज़मुद्दीन NAZIMUDDIN.CA। इस पे अगर आप जाएं तो बहुत सारी मेरी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। कुछ और अभी पाकिस्तान आया हूं तो लेके जा रहा हूं, वो इसमें डालूंगा मैं इसके अंदर। तो एक तो ये है। अब रह गया अब आपका सवाल, तो भाई इस मकसद, ये जो आप बात कह रहे हैं इसके अंदर कोई एक मीडिया नहीं शामिल है, इसके अंदर बैरूनी क़ुव्वतें शामिल हैं बेशक, और उनके फंड्स शामिल हैं, पैसा शामिल है। ये सारी चीज़ों का मुकाबला, आप जिस तरीके से ये कैमरे मुझे नज़र आ रहे हैं, ये छोटा सा स्टूडियो नज़र आ रहा है, अब आप इसका मुकाबला किस तरह कर सकेंगे? नाज़िम साहब, मेरा ये ख्याल है कि अगर कैसर और किसरा का मुकाबला भी मफलूकुल हाली ने किया था, आप मुझे बता दें कौन थे जो सामने खड़े हुए? हाँ, बेसरो सामान लोग थे, बेसरो सामान लोग तो थे। मेरा ख्याल है कि इसमें अज़्म हो, इरादा हो, कुछ सलाहियतें हों और कोई राहें निकल सकती हैं और रोकना तो है। बात यह है कि बुराई जो है ना वो जल्दी जगह जड़ पकड़ती है और बच्चे उससे मुतासिर होते हैं। हर एक औरतें हमारी ग्लैमर है, उसमें थ्रिल है। अब ये चीज़ बड़ी देर से जाके आप जो है ना लोगों की समझ में आती है। चलें जी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हालात को बदलने के इम्कान पैदा करे और हमारी ज़िंदगी में हमसे कोई काम ले
और खुदा करे कि ये चीज़ें खराबी के बजाय बेहतरी की तरफ चल जाएं और हम दुआ कर सकते हैं और हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं, सो वो हम डालने की कोशिश करेंगे। नाज़िम साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़िम